नमस्कार, मैं हूं आशिष त्यागी। यूकरवट पर आपका स्वागत है। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरेली में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से फौजी को टीटीई ने फेंका, दोनों पैर कटे। गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन का सामान चुराने वाले 3 चोर गिरफ्तार, हथियार और सामान बरामद। फिर चर्चा में है औरैया की एसपी चारू निगम, गाड़ी ओवरटेक करने पर ड्राइवर की लगाई क्लास। देश और प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए रुख करते हैं अपने खास कार्यक्रम का। इसमें हमारे यूकरवट के एडिटर इन चीफ सलामत जी अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं। तो दोस्तों, अपने चर्चा के खास कार्यक्रम में हम सलामत जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशिष जी। सलामत जी, राजनीति में पल पल व्यवस्थाएं, चीज़ें बदलती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। कल तक सूचना थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बन नहीं रही है और ये भी संभावना जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में जो चुनाव मैनपुरी का है शायद उसमें शिवपाल ना जाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अचानक से अपनी पत्नी को लेकर शिवपाल के घर पहुंच गए। क्या देख रहे हैं, क्या संभव है? नहीं, देखिए, मुझे तो पहले से लगता था आशिष जी कि ये जहाँ पे मामला परिवार का बहू का आ जाता है तो शायद मुझे लगता था कि शिवपाल यादव जी जो हैं वो अलग नहीं जाएंगे। फिर इसमें नेताजी का भी मामला है। वो नेताजी की सीट पे चुनाव हो रहा है। अगर वहाँ पे वो किसी उम्मीदवार को उतारते या परिवार के खिलाफ जाते तो जाहिर है बड़ा गलत मैसेज जाता। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि शिवपाल जी जो हैं शुरू से परिवार को लेकर चल रहे हैं। उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बात आज तक नहीं आई जिसको लेकर ये कहा जाए कि परिवार के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अभी हमें जो है दरवाजे खुले हैं, हम बातचीत को तैयार हैं। हाँ, ये ज़रूर ठीक है कि अखिलेश यादव जी ने जो है उनको ये कहा कि वो जा सकते हैं, कहीं भी स्वतंत्र हैं। तो लेकिन शिवपाल जी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये जब बात नेताजी की आएगी तो वो शायद परिवार का साथ देंगे, बहू का साथ देंगे। और वो हुआ भी। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा था, हम उसको खून पसीने से सींचेंगे। उनका ट्वीट आया आज की मुलाकात के बाद। तो ये स्वाभाविक था कि वो शायद, क्योंकि देखिए इसमें जनता दल यू ने भी, जो कैसी त्यागी जी हैं, उन्होंने एक अपील भी जारी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी से भी कहा था कि आप नेताजी को इतना चाहते हैं, तमाम चीज़ें, उनको बड़ा नेता मानते हैं, तो प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाए। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। जाहिर है कि राजनीतिक दलों में अपनी सोच होती है। तो वहाँ पे चुनाव जो है नेताजी को लेके हो रहा है, तो इसलिए डिम्पल यादव के खिलाफ जो है शायद कोई शिवपाल जी का माहौल नहीं बनता। अच्छा, शिवपाल जी की नाराज़गी को लेकर भाजपा में एक खुशी थी कि चलो इस सीट पर अगर शिवपाल नहीं आते हैं या घर ही बैठ जाते हैं तो डिम्पल को नुकसान होगा वोटों का। अब भाजपा को क्या नुकसान है या शिवपाल के जाने से, या नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं। वहाँ पे जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सहानुभूति वहाँ पे हैगी नेताजी को लेके, तो मुझे लगता नहीं कि कोई उनके आने से या जाने से। हाँ, ये ठीक है कि मैसेज गया है कि परिवार एक है। वो अगर उम्मीदवार भी नहीं उतारते और उसके बाद वहाँ जाते भी नहीं, तब भी एक मैसेज जाता है कहीं ना कहीं उनकी खामोशी जो है किसी का समर्थन है। तो उन्होंने अच्छा किया कि पत्ते खोल दिए और ये कहा कि नहीं, हम डिम्पल के साथ पूरी तरीके से हैं। अब वो जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा तरीका चला है कि वहाँ पर रघुराज सिंह साक्ष्य उतारा है। पुराने समाजवादी हैं और उन्होंने भी बहुत ही, जिस तरह नामांकन से पहले वो नेताजी की समाधि पे गए, वहाँ नमन किया, उनकी समाधि को चूमा, उन्होंने बड़ा मैसेज दिया कि मैं जैसे नेताजी का अनुयायी हूँ। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो अभी उनका नमन और ये उनकी सहानुभूति कितनी चुनाव में दिखाई देगी, ये तो समय बता पाएगा। अच्छा, खतौली में उपचुनाव चल रहा है। रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ एक बात की है कि क्या एक जाट लैंड में मदन भैया अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? क्या रालोद को जीत दिला पाएंगे? क्या बाहरी होने का जो उन पर तबका वहाँ पर जो लगा है, इसका कोई नुकसान होगा? कैसा मदन भैया का चुनाव कब देखते कैसा है? नहीं, मुझे ये लगता कि बाहरी वाला कोई मामला उनके साथ चल सकता है। इससे पहले जब खेगड़ा विधानसभा थी तो उनका लगातार वहाँ आना जाना और संपर्क बना हुआ था। दूसरी बात ये रही कि जैसे आपने जाट लैंड वाली बात करी, तो मदन भैया हमेशा राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अजीत सिंह के सहारे चुनाव जीतते आए हैं। जाट उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वहाँ पे अब देखिए, पहली बगावत भी हुई है तो उन्हीं के समाज में हुई जी। जो चौधरी अभिषेक चौधरी ने बगावत की, गुजरों में करी है। मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई माहौल होगा। हाँ, ये ठीक है कि चुनाव बड़े कांटे का है
क्योंकि जिस तरह से विक्रम सैनी की वाइफ आई हैं, वो भी लगातार पहले भी विधायक रही हैं, फिर उनके हस्बैंड विधायक रहे, अब पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। पिछली बार का अगर हम 2019, 2017 और 2022 का भी समीकरण देखें तो वहाँ वोटों का ज़्यादा अंतर नहीं था जीत और हार में। तो अब इस हिसाब से लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज तक, कल क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। मदन भैया का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अभी इस तरह से है कि लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी है कि जो विक्रम सैनी हैं, उनकी वाइफ हैं, तो उनका भी अपने क्षेत्र में अच्छा हिसाब रहेगा, अच्छा लोग उनको जानते हैं, वो ज़मीनी नेता हैंगे। बट वहाँ पे जाट, मुसलमान और गुजर जिस तरह से ये समीकरण बने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उसका हमें कहीं ना कोई दिखाई देगा। अच्छा, रामपुर में भी उपचुनाव चल रहा है, तो रामपुर का चुनावी रण क्या कहता है? देखिए, रामपुर का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, मुझे लगता है कि देखिए जैसे रामपुर और मैनपुरी या विरासत को बचाने की लड़ाइयाँ हो रही हैं। वहाँ नेताजी की विरासत को मामला है और यहाँ आज़म खान साहब की है। कई साल बाद ऐसा हुआ है कि आज़म खान और उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने इन्हीं आसिम राजा साहब को चुनाव मैदान में उतारा था। और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में जो अभी उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना जी, उनको उतारा था। आकाश सक्सेना आज़म खान साहब से काफ़ी वोटों से हार गए थे, लेकिन उनको जितना भी वोट मिला था उसमें मुसलमानों में उन्होंने फिर भी सेंध लगाई थी। आकाश सक्सेना से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भारत भूषण गुप्ता को चुनाव लड़ाया था जी, और वो मुसलमानों का वोट 40,000 वोट ले गए थे। ये बहुत बड़ी वोट था। और इस बार जो है ये आकाश सक्सेना मैदान में आए हैं। इस बार आज़म खान नहीं है, आज़म खान का परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने आसिम राजा साहब को उम्मीदवार बनाया है। आसिम साहब का कहना यह है कि नाम बदला है, चेहरा वही है, लेकिन ये चुनाव है और मुझे लगता है कि इस बार के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। ये मैं आपको एक तरफा किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों पे हाथ रखा है जी, गाजियाबाद रामपुर में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इन पसमानदा मुसलमानों की वजह से भी आज़म खान बहुत जीतते आए हैं। अगर ये कहीं मैसेज चला गया और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एमपी वहाँ से बने, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से एमपी बनना, वहाँ के जो लोधी साहब एमपी बने, उनका कहना यह है कि हमें मुसलमान बहुत मिला है। शहरी सीट पे अगर मुसलमान ज़रा सा भी डगमगाया तो परिणाम बदल जाएंगे। तो परिणाम बदल सकते हैं। जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, डॉक्टर तनवीर साहब, उनको टिकट नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं अब शायद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर वो आते हैं और मुसलमान बढ़ता तो मुझे लगता है कि कुछ भी परिणाम हो सकता है। तो इस बार रामपुर की सीट पे जो परिणाम होंगे, अब ये देखना चीज़ है कि रिवाज बदलेगा या रिवाज वही रहेगा। नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि मुसलमानों का भी एक तबका जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। 2022 में खुद भाजपा हाईकमान का कहना है कि 8% मुसलमानों को मिला है। ये संख्या अगर आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, यूपी की तीनों सीटों के उपचुनाव की बात हो, फिर दिल्ली में पड़ोस में नगर निगम चुनाव चल रहा है, नॉमिनेशन के वहाँ भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के नेता, यूपी के मंत्री, यूपी के विधायक, उनको भी एमसीडी चुनाव में उतारा है। और साथ ही ये भी खबर आ गई है कि तीनों जो उपचुनाव हैं सीटों पर मुख्यमंत्री की भी सभाएं होंगी। क्या मैसेज आप समझ रहे हैं? देखिए, सवाल ये है आशीष जी कि ये चाहे लोकसभा का चुनाव हो मैनपुरी का, या ये 2 विधानसभा का चुनाव है, इससे कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही है, लेकिन मैसेज आएगा। अगर मैनपुरी का चुनाव ज़रा सा लूज होता है तो बहुत बड़ा मैसेज होगा लोकसभा का चुनाव 2024 के लिए। अगर रामपुर सीट और खतौली सीट पे कुछ होता है तो जिस तरह की बात चल रही है कि जाट नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, वो खुल के आ जाएगी। वही लगेगा नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इसके रिजल्ट कुछ और आते हैं तो ये चुनाव अपने आप में भले 2 सीटों का चुनाव है, कोई सरकार बने या नहीं बने, लेकिन ये मैसेज ज़रूर जाएगा, दूर का मैसेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दोनों जगह पे बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता किधर जा रहा है ये होगा। रामपुर में आज़म खान की विरासत बचती है, आज़म खान का चेहरा चलेगा नहीं चलेगा। मैनपुरी में क्या मुलायम सिंह यादव का परिवार फिर अपनी विरासत बचा पाएगा,
ये बड़ा सवाल है। इसलिए इन चुनाव को बहुत ही अहमियत दी जा रही है कि इसलिए जैसे आपने कहा कि सारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों जगहों पर सफाई करने जा रहे हैं। मंत्रियों की फौज लगा दी गई है पूरी, खतौली में लगा दी, मैनपुरी में लगा दी, रामपुर में सीनियर मिनिस्टर लगाए गए, वो डेरा डाल चुके हैं वहाँ पे। तो इसका मैं समझता हूँ कि जो भले ही 2 सीटों का चुनाव हो, लेकिन इसको जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद के 2 विधायकों की दिल्ली में ड्यूटी लगाई गई। जी 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 जी। इस दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हमारा क्या नहीं, देखिए एमसीडी का चुनाव बहुत है जी, वहाँ पे 250 से ज़्यादा वार्ड हैं, पूरी दिल्ली का सरकार का चुनाव है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपको याद होगा कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव थे तब भी 250 सांसद और विधायक और मंत्री लगा दिए गए थे। ठीक है, पूरे सब लगाए गए थे। अभी भी क्या हुआ कि अभी से उन्होंने तैयारी कर दी है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे जातिकरण समीकरण है वहाँ उस तरह से लगाए गए हैं। किराड़ी में अजीतपाल त्यागी जी को लगाया है, मुंडिका में धर्मेश जी तोमर को लगाया है, कई मंत्री भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो मुझे लगता है कि ये हर चुनाव में बड़ी रणनीति से लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी रणनीति के आगे तमाम दलों की रणनीति फैले। अच्छा, नगर निगम चुनाव के अपने की भी बात कर लेते हैं। पहले भी सुनने में आया था कि 10 से 15 नवंबर के बीच आरक्षण आ जाएगा, 20-25 तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब सुन रहे हैं कि 20 तक आरक्षण का मामला जाएगा, फिर मेयर का आरक्षण है, फिर अभी अंतिम मतदाता सूची का भी प्रकाशन नहीं हुआ है, उस पर आपत्तियां भी लगनी बाकी हैं। तो क्या चुनाव डिले हो रहा है? क्या हम जनवरी तक जा रहे हैं? ना, नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, जो आपत्तियों का समय होगा बहुत कम दिया जाएगा। ये जैसे डिक्लेयर करेंगे आरक्षण, मुझे लगता है 3 से 4 दिन का टाइम देंगे, 5वें दिन फाइनल कर देंगे। इसमें टाइम नहीं होगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन नहीं खींचा जाएगा, 5 से 4 दिन का होगा, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है। आपत्तियों के लिए कोई ना तो वो नहीं है। ये तो एक वो रहेगा कि एक फॉर्मेलिटी होती है, कागजी तौर पर होता है कि वो होगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है 15 से 20 दिन में पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि 5 दिसंबर के बाद या 5 दिसंबर को हो सकता है अधिसूचना जारी हो जाए और सब 5 जनवरी का जो समय है उससे पहले इलेक्शन हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, नो डाउट। तो तीनों सीट यूपी की जिन पर उपचुनाव हो रहा है, दिल्ली एमसीडी चुनाव, भाजपा की तैयारी, आजम खान साहब की साख पर सलाम, जिन्हें बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा है इसको ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ ट्रेन में चढ़ने को लेकर टीटीई का एक फौजी से विवाद हो गया। फौज के इस जवान को टीटीई ने धक्का दे दिया। ट्रेन के नीचे आने से उसकी दोनों टांगें कट गईं। इस घटना के बाद गुस्साए फौजियों ने हंगामा किया, टीटीई की पिटाई कर दी। ट्रेन भी 1 घंटे तक रोके रखी। बरेली से डिब्रूगढ़ जा रही नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन में चढ़ रहे सेना के जवान को टीटीई ने धक्का दे दिया। चलती ट्रेन से गिरे जवान के दोनों पैर कट गए। बरेली जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर घटी इस घटना से गुस्साए फौजियों ने टीटीई की धुनाई कर दी। घटना के बाद ट्रेन में तैनात दिल्ली का टीटीई मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गया। सेना के जवानों ने जमकर हंगामा करते हुए ट्रेन को रुकवा दिया। घटना में घायल जवान को साथियों ने आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया है। राजधानी एक्सप्रेस को रोके जाने की खबर पाते ही जीआरपी, आरपीएफ सहित रेलवे के अनेक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे जवानों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद रेल अधिकारियों ने करीब 1 घंटे देरी से ट्रेन को रवाना किया। बलिया के थाना हल्दी गांव भरसोता के जवान सोनू कुमार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है, मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या घटना क्या हुई है यहाँ पर? घटना आप देखिए, उससे पूछताछ करें। आपको क्या जानकारी मिली प्रथम दृष्टया? घायल था, उसको भिजवा दिया हॉस्पिटल। घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया। तहरीर आएगी, उस पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई। धक्का देने की वजह क्या थी? ये बता रहे हैं लोग, संभवतः टिकट को लेकर के कुछ कहासुनी हुई है। वो लखनऊ से दिल्ली की 3rd AC कोच में चढ़े। जवान बरेली जंक्शन पर पानी के लिए उतरा। कुछ ही देर बाद ट्रेन चल दी। कोच में चढ़ते समय टीटीई से कहासुनी हो गई। घायल जवान सोनू का आरोप है कि टीटीई ने उसे ट्रेन में चढ़ने से रोका, उसके साथ मारपीट की, चलती ट्रेन से धक्का दिया, जिसकी वजह से गिर गया। उसके दोनों पैर कट गए। घटना की जानकारी पर ट्रेन में सवार सेना के अन्य जवान ट्रेन से नीचे उतर आए
आक्रोशित सेना के जवानों ने टीटीई को पीट दिया। बीच बचाव करने आए एक अन्य टीटी की भी पिटाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ रोड पर रैपिड ट्रेन के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में इस्तेमाल होने वाली लोहे की सामग्री लगातार चोरी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तमंचा और भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक प्रथम के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन बापू धाम के थानाध्यक्ष द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें हम लोग वांछित और फरार अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी का कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें प्रथम का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है सनी और तीसरे का नाम है आरिफ। ये लोग जो सोसाइटी के फ्लैट होते थे उसमें साफ़ सफाई का कार्य किया करते थे और फिर दिन में ये इसी प्रकार से रेकी करते थे और रात में मौका मिलते ही जो भी खाली फ्लैट होते थे उनसे जो है सामान चुरा लिया करते थे। इनके पास से हमें एक तमंचा, कुछ कॉपर वायर, केबल और चटकनी और हैंडल इत्यादि सामान जो है इनसे बरामद हुए हैं। इसमें जो राहुल है उसके विरुद्ध गैंगस्टर का वांछित था वो और उसके जमानत पर चल रहा था अभी। और आरिफ जो है वो इसमें कवाड़ी था जो इनसे सामान खरीदता था। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया की एसपी चारू निगम एक बार फिर से चर्चा में हैं, या ये कहे कि उन्हें सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है। पिछले दिनों लूट की सूचना देकर उन्होंने पुलिस का टेस्ट किया था। इस बार एक अन्य वाहन चालक उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर गया, जिससे एसपी नाराज हो गई। उन्होंने गाड़ी चालक को रुकवा लिया और उसकी जमकर तलाश ली। तुम बहुत तेज गाड़ी लेकर जा रहे थे। नहीं मैडम, हम तो 50-60 गाड़ी देकर और तेज ले जाने लगे। नहीं मैडम, ऐसा नहीं। रात को तेज गाड़ी चलानी चाहिए। हम 60-70 से ज्यादा मैडम चल ही नहीं रहे। चली नहीं रहे, मुझे ओवरटेक करके जा रहे हो और बता रहे हो 60 पे तो हम चल रहे हैं। गाजियाबाद के महामा स्टेडियम में खेल महोत्सव हुआ है। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये एक जनपद स्तरीय प्रतियोगिता थी जिसमें अनेक आयोजन हुए। यहाँ स्काउट गाइड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। उस जज्बे को लेकर कि आज वो यहाँ से जीत कर मंडल पर खेलने जाएंगे और वहाँ पर भी जीत कर वो राज्य स्तर पर पहुँचेंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं उनके इस हौसले के लिए, इस जज्बे के लिए। और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 33वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा स्काउट गाइड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बेसिक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मिश्र ने करते हुए प्रतिभाग करने वाले छात्रों की हौसला अफजाई की। छात्रों ने सरस्वती वंदना, गणेश वंदना के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सभी के दिल में बहुत सारे सपने हैं आज खेलों के लिए। इस दौरान विभिन्न दौड़ के अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, कबड्डी, खो खो आदि का आयोजन भी किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद स्काउट गाइड प्रतियोगिता के दौरान स्कूलों के स्काउट गाइड ने अपने कार्यों का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद में किसानों की समस्याएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। पिछले साल का गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही किसान गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली के बिल माफ़ करने की बात भी की जा रही है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने जिला मुख्यालय परिसर में मासिक पंचायत कर अपनी समस्याएं रखीं। पंचायत के बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। यूनियन के नेताओं ने बताया कि 2018 से किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया है। नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को अभी तक बकाया भुगतान नहीं हो सका है और ना ही गन्ने की दर बढ़ाई जा रही है। महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इतना ही नहीं, किसानों के बिजली बिल को लेकर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। नए कनेक्शन लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। किसान संगठन ने मांग की है कि
कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और उन्हें निःशुल्क बिजली दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड से पूरे देश में नाराजगी है। लोग इसका मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। गाजियाबाद में हिंदू जागरण मंच ने इस मामले को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने मांग की है कि इस मामले की NIA से जांच कराई जाए। हिंदू जागरण मंच ने श्रद्धा वाकर के हत्यारोपी आफताब अमीन पूनावाला को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग की है। साथ ही इस मामले की जांच NIA को सौंपने की मांग भी की गई है। मंच के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। वीर बजरंगे, कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है बेहद निर्मम है। आरोपी के कई दूसरी हिंदू लड़कियों से संबंध सामने आए हैं, जिससे लगता है कि इस मामले में किसी संस्था का भी हाथ हो सकता है। मंच के नेताओं ने कहा कि ऐसे मामलों में जांच NIA से कराई जाए, तभी संभव है कि टेरर कनेक्शन निकल सकेगा। साथ ही उन्होंने इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।